हेलो एवरीवन, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी कि CO2, O2, H2O ये चीज़ कैसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे कि किस साइंटिस्ट ने किस चीज़ के बारे में पता लगाया। तो शुरू करते हैं हम फोटोसिंथेसिस की जनरल रिएक्शन से। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O जब मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंट में हमारे पास जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। हमें ये भी पता है कि जो ये ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। ये ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में सिंथेसिस होता है। तो हमें ये याद कर लेना है कि ग्लूकोज जो होता है प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है। ये स्टार्च के फॉर्म में सिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस जो होती है हमारे एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शन में मिल जाती है। तो हमने की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने। शुरू करते हैं कि साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये पता लगाया कि सनलाइट जो है वो नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं होती है, और अगर नेसेसरी होती है तो उसका पता उन्होंने कैसे लगाया। क्या किया साइंटिस्ट ने, एक लीफ ली, ठीक है, उस लीफ को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। उसका एक पोर्शन है मान लो ए पोर्शन, उसको उसने ढक दिया ब्लैक पेपर से या किसी भी ब्लैक चीज़ से उसको ढक दिया, और बी पोर्शन जो है वो रिमेन रहा, अनकवर्ड रहा। तो क्या हुआ, जैसे सन की लाइट आई तो इस पोर्शन पे जो है कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे कोई भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हुई। ओनली जो बी पोर्शन होता है उस पे ही फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन हुआ। अब उसी पोर्शन पे जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई। अब कैसे पता चला होगा कि जो बी पोर्शन है उसी पे जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई। तो ग्लूकोज या स्टार्च के फॉर्मेशन का पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टार्च के इंडिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो स्टार्च के इंडिकेशन के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। तो जब बी पोर्शन पे आयोडीन डाला गया तो बी पोर्शन ने कौन सा कलर दिया, ब्लू कलर दिया, यानी कि आयोडीन जो टेस्ट होता है वो ब्लू कलर देता है। इससे हमें पता चला कि जो बी पोर्शन है ओनली वही जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। देखो हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, लेकिन ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आए कि देखो स्टार्च ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ये टीजीटी में आ सकता है। लेकिन जो स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं, और आयोडीन टेस्ट जो है कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो लाइट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि जो सनलाइट होती है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ग्लूकोज जो है वो बनता है लाइट की प्रेजेंस में। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में लीफ को जो है ब्लैक कपड़े से, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। जो पोर्शन कवर था वहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं हुआ, और जो पोर्शन कवर नहीं था वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। और इसके लिए जो है हमने आयोडीन का टेस्ट किया, और आयोडीन कौन सा कलर देता है, स्टार्च के इंडिकेशन के लिए ब्लू कलर देता है। फिर दूसरा साइंटिस्ट ने ये सोचा कि CO2 जरूरी होती है या नहीं होती है, इसका भी पता लगाते हैं। तो CO2 का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर से एक लीफ ली और इस लीफ के एक पोर्शन को KOH में डिप कर दिया और एक को KOH में डिप नहीं किया। तो जो पोर्शन KOH में डिप नहीं था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, CO2 फॉर्म हुई। लेकिन जो पोर्शन जो है KOH में डिप था वहाँ पे कोई भी जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, जो KOH होती है वो CO2 को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इससे ये पता चल गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 भी इम्पोर्टेंट है। जैसे सनलाइट इम्पोर्टेंट है वैसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इम्पोर्टेंट है। तो इसका पता लगाने के लिए हमने किसका यूज किया, सिर्फ यही पूछा जा सकता है। इसका पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, KOH का यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम बात करते हैं जोसेफ प्रिस्ले की। देखो जो है बहुत सारी गैसेस जो होती हैं, CO2, H2, CO2, O2, और इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है प्लांट के ग्रोथ के लिए, या फिर जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, उसका पता लगाया था जोसेफ प्रिस्ले ने। यानी कि एयर का एसेंशियल रोल के बारे में किसने काम किया था, हमारे जोसेफ प्रिस्ले ने। इसके लिए याद रखने का तरीका ये है, जोसेफ प्रिस्ले की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत प्रीसियस चीज़ है हमारे लिए। तो प्रीसियस और प्रिस्ले से हम थोड़ा लिंक करके साइंटिस्ट का नेम याद रख सकते हैं। इस जोसेफ प्रिस्ले ने 1770 में क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था ये पता लगाने के लिए जो एयर है वो एसेंशियल रोल करती है ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स में।
दूसरा इसने पता लगाया था कि जो एयर होती है वो सिर्फ एक गैस की नहीं होती, वो एयर है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। आगे चलकर जोसेफ प्रिस्ले ने किसकी डिस्कवरी की थी? ऑक्सीजन के लिए। इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के लिए है वो यही है कि क्वेश्चन में आए कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी जो है किसने की थी, तो वो की थी जोसेफ प्रिस्ले ने। अब इसने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू किया था? देखो, हम बचपन से एक्सपेरिमेंट पढ़ते आ रहे हैं ना कि एक बेल जार लिया, उस बेल जार के अंदर एक मोमबत्ती रख दी, यानी कि कैंडल रख दी, और चूहा रख दिया। तब कैंडल और चूहा बेल जार के अंदर थे और बेल जार को कवर कर दिया, तो चूहा और जो है कैंडल और चूहा दोनों जो है बुझ गए, यानी कि चूहा मर गया और कैंडल जो है बुझ गई। लेकिन जब उसके अंदर बेल जार के अंदर प्लांट को रखा गया तो ये अलाइव रहे। अब ये अलाइव क्यों रहे? कुछ तो ऐसी चीज होगी जिससे ये अलाइव रहे। तो इससे पता चला कि जो इनकी ब्रीदिंग से, चूहे और कैंडल की ब्रीदिंग से जो बैड सब्सटेंस यानी कि बुरी गैस निकल रही थी, वो कौन ले रहा था? वो प्लांट ले रहा था। और प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा था, यानी कि ऑक्सीजन की रिलीज से क्या है? प्लांट की ग्रोथ हो रही है। और ऑक्सीजन जो है एनिमल्स के लिए जरूरी है। तो जोसेफ प्रिस्ले ने यही पता लगाया कि जो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जोसेफ प्रिस्ले ने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए असेंशियल होती है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन का जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? जोसेफ प्रिस्ले। प्रिस्ले मतलब प्रिसाई, प्रिस्ले से याद रखेंगे प्रिसाइज, यानी कि ऑक्सीजन प्रिसाइज होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जैन इंजन हाउस। देखो, जैन इंजन हाउस ने क्या किया था? जो प्रिस्ले ने सेटअप लगाया वही का वही सेटअप उठा के जैन इंजन हाउस ने लगा दिया। उसने क्या चेंज किया कि एक बार प्लांट को ना डार्क में रख दिया, यानी कि अंधेरे में रख दिया, और एक बार लाइट में रख दिया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से प्लांट का यूज किया था? एक्वेटिक प्लांट का यूज किया। उसने ये देखा कि तब वो प्लांट को डार्क में रख रहा है तब कोई भी बबल की फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन तब वो उसी प्लांट को लाइट में रख रहा है तो बबल की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? उसने बाद में ये पता चला कि जो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है, बबल की फॉर्मेशन मतलब ऑक्सीजन की फॉर्मेशन, और ये बबल्स कहाँ पे बन रहे हैं? जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, यानी कि जो ग्रीन एरिया है, सिर्फ वहीं पे है ये ऑक्सीजन बन रही है। जोसेफ प्रिस्ले ने तो ऑक्सीजन का पता लगाया था, लेकिन इंजन हाउस ने क्या किया? इंजन हाउस ने बताया कि जो ऑक्सीजन है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट में बन रही है, और ये कब बन रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में बन रही है। तब सनलाइट है तभी जो है ऑक्सीजन का प्रोसेस बनने का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा है। इंजन हाउस से हम याद रखेंगे, देखो इंजन की एक एनर्जी होती है, एनर्जी से मतलब हम लगा लो कि लाइट की एनर्जी होती है, एक लाइट होती है। तो लाइट से हम याद रखेंगे कि इंजन हाउस ने प्लांट को एक बार डार्क में रख दिया था, एक बार लाइट में रख दिया था। इसने बताया था कि कुछ बबल्स बनते हैं, बबल्स का बनना मतलब ऑक्सीजन का बनना होता है, और ये बबल्स जो हैं वो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही बन रहे हैं। इस तरीके से जैन इंजन हाउस ने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उसने हमें बता दिया कि जो ये बबल्स हैं वो ऑक्सीजन के बबल्स हैं। दूसरा, ये बबल्स सिर्फ वहीं बन रहे हैं जहाँ पे प्लांट के ग्रीन पार्ट है। तीसरा, इसने बताया कि जो बबल्स होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में ही बन रहे हैं, यानी कि तब प्लांट को अंधेरे में रख रहे हैं तो बबल्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही। नेक्स्ट हम चलते हैं जूलियन वॉन सैक्स। देखो, जूलियन वॉन सैक्स ने एविडेंस दिया था जो फोटोसिंथेसिस में जो है वो ग्लूकोज बनती है, और वो ग्लूकोज है स्टार्च के फॉर्म में सिंथेसिस होती है। ये एविडेंस हमें दिया था जूलियस वॉन सैक्स ने हमें ये दिया था, और उसने ये बताया था कि जो ये ग्लूकोज होती है एक स्पेशल बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। लेकिन उस टाइम तक क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसने क्लोरोप्लास्ट का नाम नहीं दिया था। उसने सिर्फ यही बताया था कि जो ग्लूकोज बनता है वो स्पेशल बॉडी के अंदर जो है पैक हो जाता है। तो जूलियस वॉन सैक्स से हम याद रखेंगे, देखो कहीं भी हम बाहर चाय कॉफ़ी पीने जाते हैं तो हमें एक सैशे मिलता है चाय के साथ जिसमें शुगर होती है, तो वो सैशे में क्या पैक होती है? शुगर पैक होती है। तो इसने भी बताया कि जो शुगर होती है वो स्टोर किस में होती है? स्टार्च के फॉर्म में होती है। तो हम जूलियन वॉन सैक्स में यही याद रखेंगे कि जो ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। और किसने ये बात बताई थी? सैशे ने हमें ये बात बताई थी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता हमारा TW एंगलमैन। देखो, एंगलमैन ने कहा कि ठीक है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जरूरी होती है,
ठीक है, इस चीज़ का ठीक है, लेकिन डिफरेंट काइंड की लाइट्स भी तो होती हैं, तो कौन सी लाइट में जो है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है और कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होता है। उसके दिमाग में बात आई कि ये भी तो पता होना चाहिए कि किस लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हो रहा है, किस लाइट में फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। तो उसने क्या किया, एंगलमैन ने एक अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाया, जिसके अंदर उसने प्रिज्म से लाइट को पास किया। हमें पता है कि प्रिज्म से जब लाइट पास करती है तो वो 7 एंगल में डिवाइड हो जाती है। तो इससे एंगलमैन से हम यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम याद कर लेंगे कि एंगलमैन मतलब एंगल। एंगलमैन ने क्या किया था, डिफरेंट काइंड की लाइट पे वर्क किया था कि किस लाइट में जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और किस में नहीं मिलती है। तो उसने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में 2 चीज़ का नाम लिया। एक उसने किया एल्गी का यूज, एल्गी मतलब क्लेडोफोरा एल्गी यूज की, ग्रीन एल्गी। ये एग्जाम में आ जाता है कि ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा जो है कौन से एक्सपेरिमेंट में की, किस साइंटिस्ट ने की, तो इसका नाम याद रखना है। और दूसरा लिया एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया या ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया लेने के पीछे क्या काम था कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे और ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होंगे, ये सबसे ज़्यादा ग्रो वहीं पे करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। तो जैसे ही उसने लाइट को पास किया प्रिज्म से, तो 2 एरिया में जो है हमारे पास जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेट हुए सबसे ज़्यादा, और वो एरिया था ब्लू और रेड लाइट का। देखो तब इसमें से लाइट पास हुई तो 7 कलर में हुई, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। तो जहाँ पे ब्लू बी का रीजन था यानी कि विब बी रीजन आया, और जहाँ पे आर रीजन आया वहाँ पे ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई। ये बैक्टीरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो क्यों हो गए, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है, क्योंकि इनको ग्रो के लिए ऑक्सीजन की नीड होगी। और जहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा निकल रही है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हो रहा है, वो ब्लू और रेड रीजन था। इसलिए ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया मिले। इससे उसने ये प्रूव कर दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो ब्लू और रेड रीजन होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा जो लाइट अब्जॉर्ब होती है वो कौन से रीजन में अब्जॉर्ब होती है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जो ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब होती है वो ब्लू और रेड रीजन में होता है। और यहीं से एक चीज़ और हो गई कि यहाँ से फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पता चल गया। अब ये एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रा से मतलब वो होता है कि जिस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि ये एक वेवलेंथ होती है। जो रेड लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, वो एक वेवलेंथ पे काम करती हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे काम करती है। अभी इतना याद रखो कि जो ब्लू और रेड लाइट या जितनी भी लाइट होती है एक वेवलेंथ पे काम करती है। तो ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। एंगलमैन ने बता दिया कि ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बता दिया। एक्शन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। और ये एक्शन स्पेक्ट्रा किससे रिजेंबल करता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी से रिजेंबल करता है। तो टी डब्ल्यू एंगलमैन, एंगल से याद रखेंगे कि प्रिज्म लिया और प्रिज्म में डिफरेंट एंगल बन गए। एंगल रेड पे और एंगल जो है ब्लू पे जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। कौन से बैक्टीरिया लिए, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया लिए, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया लिए। ऑक्सीजन और एरोबिक बैक्टीरिया लेने के पीछे का कारण यही था कि जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, वहीं पे ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया जो है एक्यूमुलेट होंगे। और जो एल्गी ली थी वो ग्रीन एल्गी ली थी, ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी का नाम था क्लेडोफोरा। तो ये सब काम किया टी डब्ल्यू एंगलमैन ने। एंगलमैन ने किस पे काम किया, ब्लू और रेड लाइट को बताया। उसके बाद चलते हैं कॉर्नमैन नील। कॉर्नमैन नील ने क्या किया कि जो प्लांट में ऑक्सीजन जो बनती है वो CO2 से आती है या H2O से, क्योंकि देखो CO2 में भी ऑक्सीजन है और H2O में भी ऑक्सीजन है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने पल्पर सल्फर बैक्टीरिया लिया। उसने क्या किया, उसने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये चीज़ भी बताई। लेकिन दूसरी बात उसने सिर्फ इस पे काम किया, इस पे फोकस किया कि जो O2 है वो कहाँ से आती है। तो उसने बताया कि ये O2 है जो है वाटर से आती है। और इस टेक्निक के लिए उसने क्या किया, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक यूज की। और ये जो ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है ये हैवी ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है, जिसको बोलते हैं O18 ऑक्सीजन, यानी कि जो वाटर से ऑक्सीजन मिली वो हैवी आइसोटोप की मिली। जो लो आइसोटोप की ऑक्सीजन होती है वो 16 होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास होती है। लेकिन हैवी की जो होती है वो वाटर के पास होती है, जिससे ऑक्सीजन होती है। तो यही पूछा जाता है जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो कौन सा आइसोटोप होता है, वो हमारा जो है 18 आइसोटोप होता है, हैवी आइसोटोप होता है। और ये किसने पता लगाया,
कार्ल वेन नील। देखो पानी का रंग कैसा होता है, नीला होता है। नील से हम याद रखेंगे नील, नील, नीला, यानी कि पानी के बारे में, यानी कि ऑक्सीजन के बारे में किसने काम किया था कि जो ऑक्सीजन है वो हमें वाटर से मिली है, इसके बारे में किसने काम किया था, कार्ल वोन नील ने। आई होप आपको सारे साइंटिस्ट याद हो गए होंगे। सबसे पहला याद किया था हमने जोसेफ प्रिस्ले। प्रिस्ले से हमने याद किया था कि कोई चीज़ जो प्रीसियस होती है हमारे लिए, उस पर उसने काम किया था। प्रीसियस चीज़ हमारे लिए जो होती है वो होती है हमारी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ही रिलेट कर लेंगे हम प्रिस्ले को। इंजन हाउस से हमने याद किया था कि इंजन हाउस यानी कि कुछ इंजन, यानी कि कुछ एनर्जी आती है। एनर्जी मतलब लाइट, यानी कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने प्लांट को लाइट और जो है डार्क एरिया में रखा था। फिर हमने बात किया जूलियस वोन सेक्स ने। सेक्स ने क्या किया था कि उसने बताया था कि ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमें क्या मिलता है, सैसे में क्या मिलती है, चीनी मिलती है, तो वो सैशे में स्टोर होती है। इससे साइंटिस्ट का नाम याद कर लिया। एंगलमैन से हम याद रखेंगे कि एंगल की डिफरेंट एंगल पे जो है फोटोसिंथेसिस डिफरेंट तरीके से होता है। तो ब्लू और रेड जो रीजन होता है उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। और फिर नील से हमने याद कर लिया, नील मतलब वाटर भी नीला और साइंटिस्ट भी नीला, और इस नीले सब्सटेंस से यानी कि नीले पानी से ही हमें जो है ऑक्सीजन मिल रही है। तो आई होप आपको साइंटिस्ट के नाम जो हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये पिगमेंट क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी पिगमेंट होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पिगमेंट होते हैं, लेकिन ये पिगमेंट किस तरीके से काम करते हैं, किस वेवलेंथ पे काम करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। ठीक है, जो क्लोरोफिल ए है वो किस में होता है, साइनोबैक्टीरियम में भी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। और जो क्लोरोफिल ए है ना वो मोस्ट अबंडेंट इन्वायरमेंट में पिगमेंट है। ये हमें याद रखना है कि मोस्ट अबंडेंट यानी कि जिस जहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है, थोड़ा बहुत भी फोटोसिंथेसिस जहाँ पे भी होता है वहाँ पे क्लोरोफिल ए हमें जरूर मिलेगा। जैसे आलू हमें हर जगह मिल जाता है, वैसे ही क्लोरोफिल ए हर फोटोसिंथेसिस वाले एरिया में मिलेगा। ये चार चीज़ हम याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट में क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, कैरोटीनॉइड होता है और जेंथोफिल। ये हम बिल्कुल याद रखेंगे। फिर उसके बाद हम याद रखेंगे कि जो प्लांट होते हैं वो किस वेवलेंथ पे काम करते हैं, 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है वो कितनी पार, इसको बोलते हैं पार, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन किस पार पे काम करते हैं। तो ऑप्शन में आ जाता है 400 से 700, 450 से 750, कुछ भी आ जाएगा। तो 400 से 700 रीजन पे, इसको बिल्कुल अभी के अभी याद करो कि 400 से 700 जो रीजन होता है उस पे हमारा जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन से मतलब यानी कि उसी एरिया में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, उसी एरिया में हमारे पास बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम दो टर्म के बारे में बात करेंगे, एक होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रा। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वही है, यानी कि पार रीजन को हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, और पार रीजन हमारा 400 से 70 होता है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब है ग्राफ बनाना। इट इज ग्राफ शोइंग अब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट। कि किस पिगमेंट पे, जैसे ये ग्राफ है, ये एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है कि किस जो वेवलेंथ पे कौन से पिगमेंट की कितनी वेवलेंथ आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और एक्शन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है। दो चीज होगी, यानी कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हर लाइट के बारे में कि यहाँ पे ये वाला पिगमेंट इतनी लाइट पे ऑब्जर्व कर रहा है, ये वाला इतनी पे, ये वाला इतनी पे। और एक्शन का मतलब है कि अब एक्शन हो गया कि यहाँ पे तो मैक्सिमम काम हो ही रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। उसके बाद जो है जो एक्शन स्पेक्ट्रा जो है मोस्टली, ये पहले भी हमने जब साइंटिस्ट का काम कर रहे थे हम TW एंगलमैन, वहाँ भी पढ़ा था कि जो मैक्सिमम एक्शन स्पेक्ट्रा आता है वो हमारी कौन से रीजन में आता है, रेड और ब्लू रीजन में आता है। और इसके लिए क्या है, क्लोरोफिल ए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि क्लोरोफिल ए में जो है के कारण मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, और वो कौन सा कलर देता है, रेड और ब्लू अब्जॉर्प्शन वहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन आए एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पे लेता है, यानी कि कौन सी लाइट में होता है, तो रेड लाइट में होता है। अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो, अगर ब्लू लाइट भी ऑप्शन है तो हम ब्लू लाइट को भी टिक कर देंगे। और जो लाइट इज अब्जॉर्ब्ड बाय फोटो सिस्टम जो है, मैं आपको लाइट रिएक्शन में पढ़ाऊंगी, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो लाइट रिएक्शन के बारे में आएगी, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 क्या होता है। फोटो सिस्टम होते हैं 2, तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, जो लाइट होती है वो अब्जॉर्ब कौन सा
फोटो सिस्टम करता है, हमारा फोटो सिस्टम 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये फिक्स चीज़ें आएंगी, यानी कि हमें हर चीज़ के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो लाइट जो है अब जो कहाँ पे होती है, फोटो सिस्टम 2 में होती है। देखो बात हमने कर ली कि जो मैक्सिमम जो लाइट होती है वो रेड लाइट होती है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। और ये कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट के कारण होता है। हमने पार भी याद कर लिया कि जो नॉर्मल पार होती है वो 400 से 700 के बीच की पार होती है, ठीक है। लेकिन जो रेड लाइट के लिए पार का अगर ऑप्शन दिया जाए, देखो यहाँ पे हमारा क्या है 400 से 700, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। जो क्लोरोफिल है उसकी पिक जो है हाई, देखो ये आई 400 वाले रीजन से, ठीक है। फिर ड्रॉप हो गई, फिर ये रेड लाइट की आई हमारी 700 वाले रीजन पे। तो इसकी जो मैक्सिमम जा रही है वो 400 से 500 के बीच में, अगर आपको ऑप्शन में मिले तो 400 से 500 बीच। और ये हम लगा लेते हैं यहाँ पे 650 और 700 के बीच, यानी कि इस एरिया में क्लोरोफिल की पिक सबसे ज़्यादा आई। क्लोरोफिल बी की पिक कहाँ पे आई, समवट 450 लगा लो, 450 से 550 के बीच में जो है इसकी पिक आई। और फिर नियर बाय 650 700 के पास आई। फिर हमारे पास है कैरोटिनोइड, कैरोटिनोइड की पिक कहाँ पे आई, 500 से जो है 600 के बीच में आई। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्लोरोफिल ए के बारे में ही पूछा जाता है कि क्लोरोफिल की जो है हाईएस्ट पार किस रीजन में होती है। तो हाईएस्ट पार के लिए हम अप्रोक्सीमेटली याद रखेंगे 400 से 500 और 650 से जो है 700 हम याद करेंगे। देखो इन टोटल सबके लिए कॉमन अगर पार की बात आए, सिर्फ यही पूछा जाए कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की पार कितनी होती है, या फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रीजन, या पार क्या होती है प्लांट के लिए, अगर सिर्फ यही पूछा जाए यानी कि किसी भी स्पेशल पिगमेंट का नाम नहीं दिया जाए तो हम टिक करेंगे 400 से 700। लेकिन अगर किसी स्पेशल पिगमेंट का नाम दे दिया जाए तो हम इस ग्राफ को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। इन जनरल जो होता है वो आज तक क्लोरोफिल ए के बारे में ही पूछा गया, अगर नाम लेके पूछा जाए तो क्लोरोफिल ए का सबसे हम याद कर लेंगे कि शुरुआत में और लास्ट में जो है पार सबसे ज्यादा होती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है 400 से, और एंड कहाँ पे है 700 से। तो 400 से 500 के बीच में और 650 से 700 के बीच में इसकी पार जो होती है सबसे ज्यादा होती है। और लाइट का ऑब्जॉर्प्शन कौन सा सिस्टम में होता है, फोटो सिस्टम 2 में होता है। और जो है कौन सा पिगमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड और ब्लू रीजन में हमारे पास होता है क्लोरोफिल ए। और इसमें जो हमारा साइंटिस्ट था वो हमारा कौन सा साइंटिस्ट था, हमारा TW एंगलमैन ने सबसे पहले ये हमें बात बताई थी। इसलिए इस साइंटिस्ट का नाम रखना बहुत जरूरी है। पार के बारे में TW एंगलमैन ने बताया था। और पार के बारे में एंगलमैन ने बताया तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज किया था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया यूज किए थे। और ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया यूज करने का मतलब यही था कि ऑक्सीजन बैक्टीरिया जो है उसी एरिया में ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। और एल्गी यूज की थी, वो थी ग्रीन एल्गी थी और नाम था क्लेडोफोरा। आई होप आपको ये वीडियो एक सेकंड, इसमें जो है हम याद रखेंगे कि जो लीफ होते हैं उसमें 2 रीजन होते हैं, एक स्टोरमा होती है, एक थाइलेकोइड होता है। और जो थाइलेकोइड होता है वहाँ पे हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पिगमेंट की बात कर रहे हैं तो पूछा जाएगा कि पिगमेंट किस रीजन में होते हैं। तो थाइलेकोइड जो रीजन होता है, एक होता है स्टोरमा और एक होता है थाइलेकोइड। तो जो थाइलेकोइड रीजन होता है इसमें हमारे ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इस पिगमेंट के सेपरेशन के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो ये सब है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। और अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से क्वेश्चन मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होते तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और जल्दी ही प्लांट फिजियोलॉजी के बाद आपके पास प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हर एग्जाम के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूं। थैंक यू।